नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। अखिल सर के नोट्स के जरिए हम प्राचीन भारत के इतिहास को कुछ इस तरह खंगालेंगे कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। ये पूरा सेशन खास तौर पर इसलिए तैयार किया गया है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र इसे आसानी से मास्टर कर सकें। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले सिंधु घाटी और वैदिक काल, फिर महाजनपद और धार्मिक उदय, मौर्य वंश और अशोक, उसके बाद गुप्त वंश यानी हमारा स्वर्ण युग, दक्षिण भारत और विदेशी यात्री, और आखिर में प्राचीन विज्ञान और कुछ जबरदस्त एग्जाम ट्रिक्स। अलग अलग राजवंशों की गहराइयों में जाने से पहले जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं, एकदम बर्ड्स आई व्यू। 3300 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करके हम 1500 ईसा पूर्व के वैदिक काल, 600 ईसा पूर्व के महाजनपदों, मौर्य और गुप्त काल से होते हुए 606 ईस्वी के हर्षवर्धन काल तक जाएंगे। ये कालक्रम दिमाग में छपा होना बहुत जरूरी है ताकि हर घटना अपने सही कॉन्टेक्स्ट में समझ आ सके। चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सिंधु घाटी और वैदिक काल। ये वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में हर बार आते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा। मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ ही है मृतकों का टीला। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राखीगढ़ी अब भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल माना जाता है। और हाँ, लोथल भारत का पहला जाना माना डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल रट लेना चाहिए। अब वैदिक काल की बात करें तो चारों वेदों का सही सीक्वेंस याद रखना अक्सर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ना। लेकिन ये कमाल की ब्रेन हैक ट्रिक देखिए। रे सा य अ, बस इस एक छोटे से शब्द को याद कर लीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का क्रम हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, महाजनपद और धार्मिक उदय। 600 ईसा पूर्व के आसपास पूरे भारत में कुल 16 महाजनपद थे। पूरे 16। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, जिसने आगे चलकर कई साम्राज्यों की नींव रखी। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है वज्जी। वज्जी एकमात्र ऐसा जनपद था जो एक गणराज्य यानी रिपब्लिक था। जरा सोचिए, राजशाही के उस कट्टर दौर में एक रिपब्लिक का होना कितनी बड़ी बात थी। एग्जाम्स में अक्सर हम जैन धर्म के महावीर और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध से जुड़े फैक्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आमने सामने की तुलना देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर। एक तरफ 24वें तीर्थंकर महावीर हैं जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध हैं जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान बोधगया में मिला और पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ऐसे आमने सामने रखकर देखेंगे तो कभी मिक्सअप नहीं होगा। तीसरा हिस्सा, मौर्य वंश और महान अशोक। मौर्य वंश की कहानी एकदम साफ है। चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य खड़ा किया और जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। फिर आए उनके बेटे बिंदुसार, जिन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था, और उनके बाद अशोक। 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध ने सब कुछ पलट कर रख दिया। इतने भारी रक्तपात के बाद अशोक ने एकदम शांति का रास्ता चुना, बौद्ध धर्म अपनाया और अपनी धम्म नीति लागू की। मतलब इतिहास का ये एक बहुत ही बड़ा और शांतिपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। अब अशोक के शांति और धम्म के संदेश हम तक पहुंचे कैसे? उनके शिलालेखों से। इन शिलालेखों की ब्रह्मी लिपि को पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया था। ब्रह्मी लिपि को पढ़ने की ये कामयाबी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने प्राचीन भारत के इतिहास के बंद दरवाजे आधुनिक दुनिया के लिए खोल दिए। अब आते हैं नंबर 4 पर, गुप्त वंश यानी भारत का स्वर्ण युग। गुप्त वंश के शासकों का सीक्वेंस भी अक्सर सिरदर्द बन जाता है, लेकिन नोट्स में इसके लिए भी एक शानदार निमोनिक मौजूद है। श्री, चंद्र, समुद्र, चंद्र, कुमार, स्कंद। बस इतना सा। इस एक लाइन से श्रीगुप्त से लेकर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त तक की पूरी लिस्ट एक झटके में याद हो जाती है। पर इस काल को स्वर्ण युग कहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ समुद्रगुप्त जैसे पराक्रमी राजा थे जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं, उनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न मौजूद थे। और तो और विश्व प्रसिद्ध अजंता की पेंटिंग्स का विकास भी इसी दौर में हुआ। ये सच में कला, साहित्य और विज्ञान के एकदम पीक का टाइम था। अब बात करते हैं नंबर 5 की, दक्षिण भारत और विदेशी यात्री। एग्जाम्स में ये विदेशी यात्री वाले सवाल अक्सर ट्रैप का काम करते हैं, पर अब बिल्कुल नहीं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए, किताब लिखी इंडिका। फाहियान आए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आए, जिनकी किताब का नाम है CU की। अब इस टॉपिक में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दक्षिण भारतीय राजवंश अपनी लाजवाब वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। पल्लव वंश के महाबलीपुरम के रथ मंदिर देखिए, चालुक्यों की बादामी गुफाएं, राष्ट्रकूटों का एलोरा का कैलाश मंदिर जो पूरी की पूरी एक ही चट्टान काटकर बनाया गया है, और चोल सम्राट राजराज प्रथम का बनवाया हुआ तंजावुर का भव्य बृहदीश्वर मंदिर। आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस के लिए इन स्मारकों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, प्राचीन विज्ञान और कुछ और काम की ट्रिक्स।
जरा सोचिए, महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने शून्य का कॉन्सेप्ट दिया और पाए की सटीक वैल्यू निकाली। उधर सुश्रुत ने उस जमाने में ही प्लास्टिक सर्जरी जैसी मुश्किल मेडिकल चीजें कर दी थीं। हमारी प्राचीन वैज्ञानिक विरासत वाकई में हैरान कर देने वाली है। सब कुछ रैप अप करने से पहले एक आखिरी कमाल की मेमोरी ट्रिक। चारों प्रमुख बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई? बस ये याद रखिए, राजा वैपा कश्मीर, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कश्मीर हो गया ना हमेशा के लिए याद। जाते जाते फटाफट उन टॉप 5 सवालों पर एक नजर डालते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 1. ब्राह्मी लिपि किसने डिकोड की? जेम्स प्रिंसेप ने। 2. इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज। 3. शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी। 4. गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में। और 5. नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त प्रथम ने। इन्हें तो बिल्कुल रट लीजिए। तो खत्म करने से पहले सोचने वाली बात यह है, अगर हजारों साल पुरानी सभ्यताएं शून्य जैसी जटिल चीज को समझ सकती थीं और प्लास्टिक सर्जरी कर सकती थीं, तो हमारे इन प्राचीन ग्रंथों में ऐसा और क्या क्या गहरा ज्ञान छिपा होगा जो शायद अब तक खोजा ही नहीं गया है। जरा सोचिएगा इस बारे में। बस आज के इस विश्लेषण में इतना ही। सीखते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए।